जय श्री राम। दोस्तों, कई बार क्लास में डिस्कशन के दौरान कुछ ऐसे सवाल स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और उनके जवाब अगर आप कुंडली देखकर फलित कर रहे हैं तो आपको आना ज़रूरी हो जाता है। आज ऐसे ही कुछ सवालों को लेंगे जो विद्यार्थियों ने अपने बैच में अपने कोर्स के दौरान हमसे पूछे और उनके क्या उत्तर थे, क्या हमने सीखा है उन सवालों से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उदाहरण के लिए एक सवाल ऐसा आया कि सूर्य केतु के साथ हो तो भी ग्रहण है, सूर्य राहु के साथ हो तो भी ग्रहण है, पर इन दोनों ग्रहण में क्या अंतर होता है। से इन केस फॉर चंद्र राहु और चंद्र केतु। एक सवाल आया कि अगर मंगल अस्त हो जाए तो मांगलिक दोष क्या कम हो जाता है। एक सवाल आया कि कुंडली में जो ये धर्म कर्म आधिपति योगा है, इस योग को देखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि एक क्रूर ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, अगर साथ बैठेंगे तो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगे। इस बारे में बात हुई कि गुरु शनि की युति कैसे रिजल्ट देती है। एक सवाल ये भी आया कि एक सेलिब्रिटी के चार्ट में एक और एक आम इंसान की कुंडली में क्या फ़र्क होता है। तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। देखिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो चालू करते हैं। ज्योति जी, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या क्वेरीज रही, थोड़ा बताइए हम सबको। सर, फॉर नॉन बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं आता था उसको लेकर भी आई थॉट द कोर्स वाज सो इलस्ट्रेटिव। और जो एक दो मेंबर्स मुझे भी मैंने देखा उसमें जिनको बिल्कुल नहीं आती थी, एंड बाय द टाइम वो कोर्स खत्म हुआ तो मतलब द नॉलेज वाज क्वाइट प्रोफाउंड। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि बेसिक से चीज सीखकर, और एटलीस्ट मुझे वैसे भी हर चीज में बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। आई हैव फ्यू क्वेरीज सर। पहले एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इट्स अ जनरल थिंग दैट सर राहु और केतु को हम बोलते हैं कि दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। एक अटैचमेंट है, एक डिटैचमेंट है, एक ग्रो कराने में मदद करता है और एक उसमें करता है। तो जब भी किसी योग की बात होती है तो सर दोनों को जनरलाइज क्यों बोलते हैं कि ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण तो उसमें राहु केतु दोनों दिखते हैं, और चंद्र ग्रहण तो चंद्र राहु के साथ हो तो भी ग्रहण है, चंद्र केतु के साथ हो तो भी ग्रहण है। हम्म। ये क्वेरी है एक। और सारी एक साथ बता दूं या एक एक करके? आप बोलते चलिए। पहला तो ये सवाल आपका रहा कि ओके। राहु केतु दो जब इतने कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट है तो दोनों के साथ प्लैनेट के बैठने पर, पर्टिकुलरली ल्यूमिनरीज के बैठने पर एक्लिप्स क्यों बताते हैं कि सूर्य राहु के साथ हो या केतु के, तब दोनों में ही ग्रहण हो जाता है। फाइन। और दोनों को खराबी, मतलब एक जनरल स्पेसिफिक देख दिया कि खराबी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज थी सर, कंजंक्शन विथ मैलेफिक में जैसे आपने स्थिति बताई थी तो उसमें बताया था कि विकल स्थिति होती है एंड द रिजल्ट्स विल बी क्रिपल्ड, है हम्म। ना। मैलेफिक के साथ जब कंजंक्शन होता है किसी प्लैनेट का, पर जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपने भी एक वीडियो में बताया था कि जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन है तो उसको हम वो बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग, एंड दैट गिव्स द राइटियस बिहेवियर टू द पर्सन। हम्म। मतलब आई कुडंट रिलेट दिस। और एक और क्वेश्चन सर, पंचांग का कितना इम्पोर्टेंस है? चलिए, अच्छा आप मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैं अब अगर भूल जाऊं आपके किसी इस क्वेरी को तो आप मुझे दोबारा बोल देना। मैं उल्टा स्टार्ट करता हूं। आपने पूछा पंचांग की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, पंचांग के जो पांचों अंग है उनकी वेटेज अलग अलग है। सबसे आपको पता ही है कि नक्षत्र के बारे में तो आप साउथ इंडिया चले जाइए, बिना उसके बात नहीं होती है, मंदिर हो या कहीं पर भी हो। तो यानी नक्षत्र की इम्पोर्टेंस, और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी नक्षत्र के बारे में इतना कुछ डिस्कशन हो रहा है कि हम समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा तिथि रिलेटिवली उससे कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों कम इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, एक महीने में एक नक्षत्र के आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी 1/27 है। मतलब 27 दिन में एक दिन वो अश्विनी या भरणी जो भी नक्षत्र है वो आता है। ठीक है राजेंद्र जी, मतलब एक नक्षत्र एक महीने में एक बार आता है। जो चीज जितनी कम बार आती है वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी ग्रेडिंग उतनी ऊपर हो जाती है। तिथि के केस में आपके पास पूर्णिमा और अगर अमावस्या को छोड़ दें तो हर एक तिथि दो बार आती है। द्वादशी दो है, एकादशी दो है, त्रयोदशी, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है। वार एक महीने में कितनी बार रिपीट करते हैं? एटलीस्ट 4 टाइम्स। एटलीस्ट 4 टाइम, तो यानी 4/30 कर दूंगा मैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है कि हर थोड़े टाइम में वापस आ जाता है।
जो चीज जितनी ज्यादा जल्दी रिपीट करती है उतना उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो उस ग्राउंड पर हाँ, पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। पंचांग के बिना आप जो कई बार लोग आके पूछते हैं कि सर कैन यू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वेल्थ विच आई कैन अर्न, क्या मेरी कुंडली को देख के आप बता सकते हो कि मैं 1 लाख कमाऊंगा या 2.5 लाख कमाऊंगा या 10 लाख कमाऊंगा? तो भाई नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं कि यार ये तो एक तो एरा टू एरा डिपेंड करता है। एक केस आपसे शेयर करता हूँ। मेरे सर क्लास में पढ़ा रहे थे, बहुत क्वालिफाइड थे, मतलब मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो एक फैकल्टी से मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिसकी कुंडली में सो एंड सो योगा होगा वो अपने फादर से डबल इनकम अर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो कह रहे किस किस की कुंडली में है, तो मैंने भी हाथ खड़ा किया, मेरी कुंडली में भी था। तो बोले कि क्या तुम अपने, सभी से यही सवाल पूछा, सबने कहा हाँ हम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कहा सर अगर मेरे फादर 1980s में 50,000 पर मंथ कमा रहे हो और मैं आज के टाइम में अगर 1.5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा हूँ, तो कैन वी से मैं डबल कमा रहा हूँ? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं कमा रहा मैं, क्योंकि वो 50,000 हुआ करते थे शायद उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने तो वो एरा देखा होगा। तो उसमें 50,000 की जो वैल्यू थी, आज वो 1.5-2 लाख की भी वैल्यू नहीं है। तो इसको मैं कैसे मानूं कि मैं उनसे बेहतर हुआ? मुझे तो लगता है कि मैं उनसे पीछे हूं, अगर मैं इस तरह देखूं। प्रॉपर्टी के रेट ले लो, बाकी रिसोर्सेज देख लो, घी तेल आटा चावल इनके भाव और मेरी इनकम में तो वो मैच ही नहीं करेगा। तो फिर मेरे सर ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या तुम अपने फादर से ज्यादा फेमस हो, ये बात पे अग्री करोगे? तो तब मुझे कहना पड़ा कि हाँ शायद मेरा सर्कल थोड़ा ज्यादा बड़ा है उनके मुकाबले। वो बिजनेस क्लास के थे तो अपने बिजनेस उस क्लास को वो मैनेज करते थे, मेरा थोड़ा सा ज्यादा पीआर बोल लो या जो भी बोल लो ज्यादा बड़ा है। तो कह रहे देखो ये है उस योग का फल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब लोग ये पूछते हैं कि कितने कमाऊंगा, तो कितने कमाऊंगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कमाना चाहते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है क्योंकि उनसे बेटर कमाने वाले के साथ वो रह रहे हैं। उनके छोटे भाई उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, उनके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ उनसे ज्यादा कमा रही है, तो वो हमेशा ये परेशान है कि यार मैं तो महीने के सिर्फ 4 लाख कमाता हूँ, उसको तो देख उसका हॉस्पिटल है, उसको तो 12-15 लाख आते हैं। अब एक आम इंसान से वो 4-5 लाख रुपए महीना क्या कम है? तो मेरे ख्याल से बहुत कम इंडिया में इंसान होंगे जो कहेंगे कम है, हो गया अच्छा तो कमा रहा है, क्यों रो रहा है? लेकिन है रोने वाले, मतलब ऐसा। तो यू कांट क्वांटिफाई द अमाउंट पर्सनल लेवल पे, मुझे जो लगता है। लेकिन जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि अगर आप पंचांग के 5 अंगों का विचार करते हैं, तो वो जो योग कुंडली में दिख रहे थे वो कितने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रिजल्ट दे पाएंगे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो योग पता है, मतलब अगर आपने पंचांग में देखा बाकी चीजें बहुत अच्छी आ रही हैं, तो वो जो पॉजिटिव योग है उसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलता है। तो पंचांग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को पता है कि आप चाहे मैनुअल चार्ट बनवाओ चाहे आप कंप्यूटराइज बनवाओ, पहला पेज ही पंचांग का होता है, तो उसको तो देखना है। इसके बाद उन्होंने एक सवाल, अब वापस चलते हैं, इससे ऊपर क्या था आपका सवाल ज्योति? सर कंजंक्शन विथ मैलेफिक, जैसे जुपिटर के हाँ साथ सैटर्न है। right. See, we have a conjunction of Jupiter and Saturn. अब ज्योति जी का सवाल है जो कि बहुत जायज सवाल है कि एक शुभ ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है। सैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी अ क्रूरल प्लैनेट और जुपिटर को एक बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। अगर किसी बेनिफिक के साथ मेलेफिक बैठ जाए तो हमने ये कहा था, उन्होंने सुना था कि वो बेनिफिक प्लैनेट जो अच्छा ग्रह था, शुभ ग्रह था, वो विकल हो जाता है। विकल मतलब उसके रिजल्ट देने की जो टेंडेंसी है वो डाइल्यूट हो जाती है। बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपके साथ कोई ऐसे बंदे की कंजंक्शन है जो कि आपको टॉर्चर कर रहा है, आपका फ्रेंड नहीं है, क्रूअल है, ऑब्वियसली आपका जो ऑरा है वो प्रभावित होगा। तो इस बेसिस पे कहा गया बंदा विकल हो जाएगा, उस ग्रह के रिजल्ट नहीं देखो। अब ज्योति जी ने कहा ठीक है, वो तो हमने बात मान ली आपकी। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने कहा कि अगर कुंडली में गुरु शनि का कोई योग हो तो इसको धर्म कर्म अधिपति योग कहा जाता है। उसको अच्छा क्यों बताया गया? फिर उसको भी हमें नेगेटिव कहना चाहिए क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट है, एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो यहां समझिएगा, जब युति का विचार होता है किसी भी 2 ग्रहों की युति का, तो रिजल्ट देखने के कई पैरामीटर है।
3 पैरामीटर मेन है, उनके बारे में बताता हूँ। पहला तो दोनों की नेचुरल सिग्निफिकेशन, दोनों किस तरह के स्वभाव को लेकर बने हैं। जैसे अगर गुरु शनि की बात मैं करूं तो दोनों, एक विरक्ति का ग्रह है, एक आध्यात्म का ग्रह है, दोनों मंदगामी है, धीमा चलते हैं, राइट। दोनों आखिरी 4 राशियों के स्वामी हैं। आखिरी 4 मतलब देखो, लगन से जन्म माना जाता है, अष्टम से मृत्यु मानी जाती है, ये उसके परे की कहानी है। 9, 10, 11, 12 जन्म और मृत्यु के बाद की, इसे कहा अव्यक्त भाव भी कुछ लोग कहते हैं, अव्यक्त राशि भी कहते हैं। तो उन राशियों के स्वामी हैं ये, इस लोक को नहीं परलोक को सुधारते हैं, ऐसा मानना है। इस लोक के लिए नहीं, परलोक के लिए ज्यादा बढ़िया है जब आप इससे ऊपर निकल जाते हैं। उस आधार पे कह दिया गया, अरे ये दोनों ग्रह साथ में हैं, लगन को देख रहे हैं, या मान लो एक अच्छी जगह पे है, तो बोला गया धर्म कर्म आधिपति योग, यानी कि आप अपने कर्मों में धर्म के एथिकल वर्क करेंगे जिससे आपको फायदा रहेगा। यहाँ इन दिस केस वी आर टेकिंग देयर नेचुरल ट्रेट, but at the same time we should not forget that Jupiter in any chart also own few houses। किसी ना किसी घर का तो मालिक होगा, हो सकता है लगन का हो सकता है दूसरे का हो। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनके स्वामी होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट। तो अब बात यही करे, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जुपिटर मेरा 5th लॉर्ड है, जुपिटर मेरे चार्ट में 5वें घर का स्वामी है और वो शनि से युति कर रहा है। अब वो नियम धर्म कर्म अधिपति योग एज इट इज काम करेगा, लेकिन क्योंकि मेरा पंचम का स्वामी बृहस्पति है और वो शनि के साथ है, तो संतान प्राप्ति के केस में ये बाधा या विलंब को दर्शाएगा। यहां पे वो विकल वाली कंडीशन भी लग गई। फर्क समझ में आ रहा है? प्लैनेट 3 तरह का असर देता है, एक जो उसके नेचुरल ट्रेट है उसका, एक जहां के वो लॉर्ड है उनका, और एक जहां पर वो बैठे हैं उनका। किसी घर में बैठेंगे ना, युति होगी तो कहीं तो होगी कुंडली में किसी भाव में। तो इन तीनों को डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए अगर आप फलित करना चाहते हैं तो धर्म कर्म अधिपति अपनी जगह है, वो देगा अपना असर, लेकिन क्योंकि गुरु किसी भाव का स्वामी होगा, वो शनि के साथ बैठा है, तो डेफिनेटली शनि वहां पे विलंब, जिसका वो कारक है देरी का, वो करवाने की प्रयास में लगा रहेगा। और इसी को उल्टा देखो, शनि भी किसी घर का मालिक होगा कुंडली में, उसके साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह आके बैठा है, तो उसके घरों की वृद्धि हो रही होगी। मान लो मेरा 2nd लॉर्ड सैटर्न है, अगर किसी की कुंडली में, मेरा मान लेते हैं 2nd लॉर्ड सैटर्न है और वो जुपिटर के साथ बैठ जाए, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे फाइनेंसेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि वो तो गुरु एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो बढ़िया करेगा भाई, फायदा देगा। मैं गुरु के कार्यों से कमाऊंगा, पढ़ाई से कमाऊंगा, टीचिंग से, मतलब जो जो गुरु से संबंधित चीजें हैं, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, एजुकेशन, या इवन लॉ, इनमें से किसी भी काम के बारे में कि यहाँ से इनकम के सोर्स है। तो आपका जो ये सवाल है ज्योति जी, इसका ये जवाब रहेगा कि आपने उसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, दोनों एक ही चार्ट पे साइमल्टेनियसली अप्लाई हो सकते हैं। अब अगला सवाल आपका क्या था? तो राहु केतु। ओके, राहु केतु। उन्होंने कहा कि अगर सूर्य राहु के साथ हो तो भी ग्रहण और केतु के साथ हो तो भी ग्रहण, ऐसा क्यों? और क्या मतलब इसमें कोई फर्क है, या दोनों को ग्रहण कहकर हम एक ही तरह से नेगेटिव मान लें? हाँ, दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। दोनों नेगेटिव क्यों है पहले ये समझ लीजिए। दोनों में ल्यूमिनरीज, एस्ट्रोनॉमिक खगोल शास्त्र के हिसाब से मैं बात करूं कि जब भी चंद्रमा और पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जहां पे पृथ्वी घूम रही है वो, और जहां पे चंद्रमा घूम रहा है वो, वहां पे उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पे वो कटते हैं, उन्हें राहु केतु कहते हैं। तो अगर वो ल्यूमिनरीज के आसपास आ जाए, मतलब हमारे सामने आ जाए और ल्यूमिनरीज उसके पीछे चला जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो दिखता नहीं है। ऑब्वियसली ग्रहण के दिन हमें पता है कि सूर्य नजर नहीं आता या चंद्रमा नजर नहीं आता, क्योंकि वो उस ल्यूमिनरीज या उस नोट्स पे आ जाते हैं। तो क्योंकि प्रकाश की हानि हो रही है, इसलिए नुकसान तो है। सूर्य आपको पता होगा सामाजिक छवि का पिता का कारक है। मैं अभी यहाँ पर सामाजिक छवि की बात करूंगा।
अगर सूर्य राहु की वजह से ग्रहण में जाता है तो हम बोलेंगे आप लालच में आके, ग्रोथ के चक्कर में आके अपने छवि खराब कर लेंगे। मतलब आप बेटरमेंट के लिए गए थे, आपने सोचा यार ये मिल जाए मुझे मजा आ जाएगा, और उसके लिए गए और रास्ते में पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए, तो आपको अंदर कर दिया गया। लेकिन सूर्य केतु में क्या होता है कि अवसर का लाभ ना उठाने के कारण आप पीछे रह गए। आपको एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने कहा राजगोपालन जी का अगली क्लास आप लेंगे और आप आके पढ़ाइए। आपने कहा था सर मैं सोच के बताऊंगा, अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, संशय में हूँ थोड़ा। अब वो संशय के चक्कर में मैंने वेट किया नहीं, मैंने किसी और को कर दिया और वो आगे बढ़ गया। उस एक अपॉर्चुनिटी की वजह से उसे ग्रोथ मिल गई। तो अब वो व्यक्ति जिसने नहीं वो अटेम्प्ट किया था, वो ये सोचेगा यार क्या पता मैं उस दिन ये करता तो ये हो जाता। ये है सूर्य केतु। तो देयर इज अ डिफरेंस कि राहु सूर्य के साथ है तब ग्रहण है तो क्या होगा, सूर्य केतु के साथ है तो क्या होगा। सूर्य राहु में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हमारी विल, हमारा भ्रम, हमारी बुद्धि का वो क्या बोले, मतलब काम करके पछताते हैं, और सूर्य केतु वाला बिना करे पछताता है। ठीक है, इसको इस तरह भी समझिएगा, चंद्र राहु से समझते हैं। चलिए, चंद्र राहु में ये कहा गया कि व्यक्ति भ्रम में आके गलत काम करके बाद में कहता है यार ये मैंने क्यों कर दिया। और चंद्र केतु में ये बताया जाता है कि काम करने से पहले 10 बार सोचता है, इससे पूछूं उससे पूछूं, भाई साहब मैं सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। उस चक्कर में आगे वो टाइम और वो खराब हो जाता है, जिस वजह से उसको फायदा नहीं मिलता। एक योग में मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर मेरी आदत है कि मैं ताला लगाने के बाद जब नीचे आ जाता हूँ सब कुछ बंद करके, तो फिर पता नहीं क्यों दिमाग में बात उठती है ताला अभी शायद मैं लगाया नहीं, और कह रहा मैं ऊपर जाके डबल चेक करता हूँ। और कह रहा ये एक बार नहीं होता मेरे साथ, कई बार होता है। ये है चंद्र केतु वाला केस कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको पता ही नहीं किया है कि नहीं किया, बार बार चेक कर रहे हो। चंद्र राहु उल्टा करता, वो क्या करता, ताला खुला छोड़कर आके गाड़ी लेके निकल जाता और बाद में कहता यार लगाया तो था मैंने करा था, मुझे याद है। वो उस पे अड़ा रहता कि मैंने किया था, जबकि वो कुछ गलती रह गई होगी। तो ये राहु जो है वो इस तरह के फल में देता है, एक है करने के बाद का रोना, एक है करने से पहले का रोना। तो ये फर्क आ जाता है। अच्छा, मतलब इसको ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस की तरह ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। राहु ओवर कॉन्फिडेंस और माया के जाल में फंसकर आप करते हैं, केतु माया में ना फंसने के कारण आप वो होता है। और केवल इतना ही है कि क्योंकि ये दोनों ल्यूमिनरीज हैं, आपको प्रतिष्ठा दिला सकते हैं सूर्य और चंद्रमा। और प्रतिष्ठा के कारक अगर राहु केतु एक्सेस में आ जाए तो वो प्रतिष्ठा मिलने में, नेम एंड फेम में दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है सूर्य राहु के साथ अगर लग्नाधिपति भी हो और कंजंक्शन क्लोज हो, तो हम क्या बोलते हैं कि आप फंसोगे, कोई लॉ किसी किसी चक्कर में आपका नाम आ जाएगा। आप थोड़ा बच के रहना, कहीं साइन करने से पहले, गारंटी लेने से पहले थोड़ा सा बचना। मैंने जो इसमें अजीब से अजीब केस देखे हैं उसके बारे में बताता हूँ कि एक लेडी थी, उनके उनको मैं पढ़ाता था, तो उनके बेटे का चार्ट एक बार बोर्ड पर लगा, तो ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन था, तो बोला गया कि भाई ये आप ध्यान रखना आपके बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। एंड एट दैट टाइम ही वाज डूइंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इधर बैंगलोर और पुणे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बताया, मुझे कहने लगे क्लास के बाद आपसे बात करनी है सर। मैंने कहा ठीक है, क्लास के बाद बात हुई। तो मुझे लगा अभी बच्चा छोटा, शायद ये इवेंट हुई नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा सर इसकी लाइफ में ये इवेंट हो चुकी है। मैंने कहा कैसे हुई, क्या हुई। कहने लगे कि ये मेरा बच्चा बिल्कुल नशा नहीं करता है, लेकिन इसका रूममेट, जिस रूम में ये था कॉलेज में, हॉस्टल में जो रूम मिला, उसमें वो लड़का नशा किया करता था। कहने लगे एक बार ओवरडोज हो गई और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे बेटे ने और कुछ दोस्तों ने मिलकर उसको हॉस्पिटल ले गए, बट ही कुडंट सर्वाइव देयर। डॉक्टर ने, वो डेथ हो गई उस बच्चे की। और पेरेंट्स ने और बाकी सब ने उस लड़के को भी फ्रेम कर दिया कि तेरा रूममेट था, तुझे कैसे नहीं पता। और वो बंदे को हो गई जेल,
बच्चा छोटा मतलब कितने साल का होगा, 19 20 21 साल का जो भी एज रही होगी, 21 साल के लड़के को जेल हो गई। उन्होंने कहा जी मैंने तो लिया भी नहीं, आप मेरा टेस्ट कर लो, मैं लेता भी नहीं। जो वहाँ के पढ़ाने वाले थे वो भी कह रहे थे कि बच्चा स्कॉलर है, इससे हमें ये उम्मीद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर ने बताया 1 डेढ़ महीना वहाँ रहना पड़ा। तो अब वो एक अच्छी पोस्ट पे है बच्चा। तो उसकी मदर मुझे यही कह रही थी कि मेरा बेटा हमेशा कहता है कि अब कहीं भी मेरी शादी करो, अब तो शायद हो भी गई होगी शादी, तो बोली कि कहीं भी शादी करो उनको बता देना कि मैं जेल में रहकर आया हूँ। ऑल्दो मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर यू नेवर नो कहाँ किसके चक्कर में आप फंस जाओ। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि लग्नेश पर ये राहु सूर्य राहु वाला या सूर्य केतु की युति का क्या असर आ रहा है। ठीक है राजेंद्र जी, अब आप पूछिए, आपके कोई सवाल हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे एक मेलेफिक और एक मतलब शुभ ग्रह, यानी जैसे कि मंगल बुध कैप्रिकॉर्न लग्न में 7th हाउस में बैठे हैं, तो ये किस तरीके का रिजल्ट देंगे? मतलब ये भाग्य के स्वामी और सुख भाव के स्वामी दोनों हैं, तो ये दोनों में वृद्धि करेंगे या किसी में रुकावट पैदा करेंगे, या मैरिड लाइफ के लिए ये खराब करेंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इनमें से एक 4th लॉर्ड है और और एक एक 9th लॉर्ड है। हाँ 9th लॉर्ड है, राइट राइट राइट, और दोनों 7th हाउस में बैठे हैं। जी। तो अब इसको, हाँ, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसका मैरिड लाइफ पे क्या असर होगा, और क्या बोला आपने दूसरा? और भाग्य पे या सुख भाव पे क्या असर होगा इसका? ओके ओके, क्योंकि एक मेलेफिक है और एक बेनिफिक है ये। हाँ। न केवल इतना, इन दोनों में आपस में भी तनाव रहता है। मतलब एक और मंगल और बुध दोनों में परस्पर संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं बताए गए हैं, एक दूसरे के मित्र नहीं काउंट होते। तो ऐसे में ये योग राजयोग फल देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पढ़ा तो यही है 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर इन केंद्रा विल क्रिएट अ राजयोग, है ना। पर यहाँ पर ये राजयोग में व्यवधान ही उत्पन्न करेगा, कोई विशेष लाभकारी योग है नहीं इस कुंडली के लिए। उसका कारण क्या है? मेरा भाग्याधिपति बुध, जी जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है अगर अकेला बैठा हो तो, वो मंगल के साथ बैठा है, जी एक क्रूर ग्रह के साथ बैठा है। तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले अपना, मैं नाम भूल रहा हूँ, ज्योति जी ने बोला विकल योग, तो वो मेरा मरकरी विकल अवस्था में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो उस भाव के उस तरह के परिणाम नहीं दे पाएगा जिस तरह की अपेक्षा की जा रही है नवम के। यानी मैं कहूँ उनके पिता की लाइफ में उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया होगा, बड़े एफर्ट करके जगह बनाई होगी, जिसकी कुंडली में भी ये योग होगा। मैं उसके पिता के लिए बोलूंगा कि भैया बहुत मेहनत पापड़ बेले तब जाके वो कहीं पहुंचा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बाप दादाओं का मिलके मैं एंजॉय करता हुआ चला गया। एक बात। दूसरी बात, मंगल बुध दोनों सप्तम में बैठे हैं। जी मंगल है उग्रता का कारक, जी बुध है चातुर्य और मतलब डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस का कारक। अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट जिनकी आपस में जो ट्रेड्स है वो मैच नहीं खाते या कम खाते हैं, वो दोनों साथ में बैठ जाएं किसी हाउस में, तो उस हाउस के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? कि जैसे मैं कहूँ सूर्य शनि की युति है, सूर्य कहता है जी अपने लिए मैं बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आगे मतलब सूर्य कहता है मुझे लाइमलाइट चाहिए, शनि कहता है मुझे विरक्ति चाहिए, मैं ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता। अब ये दोनों एक ही जगह पे आ जाए तो जो व्यक्ति उस भाव से देखा जाता है उस व्यक्ति के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब उसकी सोच को, उसके बिहेवियर को लेके वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, ऐसे केस में क्या ध्यान देना है कि मकर लगन, क्योंकि आपने बोला है कि चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा उन दोनों के भावों के जो जिनका होस्ट बना वो चंद्रमा बना। चंद्रमा सर 8th हाउस में है। ठीक है ठीक है, मतलब ना वो मंगल के प्रभाव में है ना वो बुध के प्रभाव में है, वो जी तीसरा अपना सिंह राशि में अष्टम में सरका हुआ है। जी ठीक है, तो ये राजयोग इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ जैसा नॉर्मली होता अगर ये दोनों परस्पर मित्र होते तो। एक क्वेश्चन और पूछ लूं चलते चलते। जैसे राइट। कि ये सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, हाँ। तो ये लोग इतना राइज कर जाते हैं हम्म। और दूसरे लोग उतना नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लेनेट खासतौर से देखा जाता है? सेलिब्रिटीज राइज कर जाते हैं, या यूं कहें कि उनका नाम बहुत होता है, लकी तो वो भी नहीं होते हैं खैर,
मेरे सर ने मुझे क्या बताया था, उन्होंने कहा कि कितना बड़ा बंदा है, इंसान ही है ना, वो तो नहीं हाथ पैर है जितने तुम्हारे हैं, ठीक है, हो सकता है तुमसे भी बुरी जिंदगी जी रहा हो। आई हैव सीन सच केसेस जहाँ पे मतलब मैं कहूँ कि करोड़ नहीं करोड़ों में बंदा कहता है मेरे पास 300 करोड़ का मेरा एम्पायर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक अच्छा खासा पैसे वाला था, और वो बताने लगा कि घर में मेरी बीवी मुझे मारती है, और ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, कि कह रहा मेरी बीवी मेरे ऊपर सामान खाना उठाकर फेंक देती है गुस्से में आकर। तो अब मैं सोच रहा है इसके 300 करोड़ से तो हम ही अच्छे हैं, हमारी बीवी कम से कम अभी खाना तो नहीं फेंकती है। तो मेरा समझाने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको पता लगता है कि वी ऑल हैव 12 हाउसेस, किसी की कुंडली में कोई हाउस ज्यादा अच्छा है, किसी में कोई सा बुरा है। एक केस और आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, मैंने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का चार्ट और एक नॉर्मल बंदे का चार्ट लगा दिया क्लास में। मैंने कहा मुझे बताइए इन दोनों में से ज्यादा अच्छा चार्ट किसका है। तो वो एक नर्स का चार्ट था, आज भी मुझे याद है, एक नर्स का था और एक सेलिब्रिटी का था। तो नर्स के चार्ट को लोगों ने कहा अरे सर ये चार्ट तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो काफी सारी खूबियां हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो एक ऐसे एक दिल्ली के वेल रेपुटेटेड गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। ये दूसरा चार्ट है उस फलाने बंदे का है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है इसकी रिकॉर्डिंग मैं ना यूट्यूब पे कभी लगा दूं अगर मुझे लग रहा है ये सेशन बड़ा अच्छा हो रहा है। तो मैंने बोला ये तो फलाने का चार्ट है। तो सर ये तो फिर ज्योतिष में कोई बात ही नहीं है, मतलब हम तो पकड़ ही नहीं पाए कि ये फलाने का चार्ट है, हमें तो पता लग जाना चाहिए था देखते ही। तो मैंने क्यों इसके अंदर क्या 9 की जगह 11 प्लैनेट हो जाएंगे या 13 हो जाएंगे, प्लैनेट तो वो तो नहीं है। अच्छा दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा वो जो नर्स जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं शी इज अर्निंग वेल, मतलब जितनी उसकी भूख है उससे ज्यादा कमा रही है, 2 बच्चे हैं, वेल सेटल्ड है, बड़ा लड़का IIT में इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटा बेटा अभी वेल टू डू है, मतलब अभी तैयारी चल रही है, अच्छा मेंटल एबिलिटी अच्छी है, हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहे हैं, मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दे हैव देयर ओन हाउस कार, ऑल दो स्टफ जो एक बेसिक नेसेसिटी के लिए जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम रेपुटेटेड भी है, मतलब समाज में नाम है कि इस बच्ची ने बड़ी मेहनत करी है या अपनी मुकाम बनाया है। अब जो दूसरा चार्ट है जिसके पास फाइनेंशियली वो बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बंदे के चार्ट में तो कुछ खास होना चाहिए था, उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब है, बच्चा भी मेंटली रिटार्डेड है, ये भी कमी है वो भी कमी है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये चार्ट ज्यादा अच्छा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका एक लाइफ का सेक्टर औरों के मुकाबले अच्छा निकल गया तो आपने कह दिया नहीं ये चार्ट तो अच्छा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, मतलब हम लोग जो करते हैं, जो हमें सीखने में मिला कि चार्ट नाम होना या बदनाम होना एक अलग है पैरामीटर, उसके लिए सूर्य को शुक्र को देखा जाता है। अभी आपके सवाल का जवाब ये है कि लाइमलाइट में आना, एक्सपोजर मिलना, उसके लिए लग्नेश, शुक्र, सूर्य, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दिखाता है कि ये छुपा नहीं रहेगा, इसकी प्रतिभा लोगों को पता लगेगी, ठीक है। और फिर पंचांग वगैरह में हम उसकी इंटेंसिटी देखते हैं, वो कितना ज्यादा प्रतिभा का पता लगेगा। लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीना, एक खुशहाल जिंदगी जीना, वो पूरा चार्ट बताता है कि भाग्य का स्वामी भाग्यवान आप उसे कहेंगे ना जिसके जीवन में सारी खुशियां प्रॉपर अमाउंट में हो। अब वो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, वो करके आता है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा तो ये भ्रम टूट गया कि कोई बड़ा आदमी है तो वो बड़ा है, बड़ा लगता नहीं है, वो लगता है हमारे जैसा ही है, ठीक है, उसको भगवान ने वो दिया है, हमें कुछ और दिया है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो एक तो थोड़ी वो क्या कहूँ मैं, एक तो लालच कम हो जाता है थोड़ा शायद, कि आप उस जैसा बनना ही नहीं चाहते, आप कहते मेरे में क्या कमी है भाई। अभी अभी रिसेंटली कहीं बात हो रही थी, एक स्टूडेंट बोले कि आप काफी पोलाइट है सर, एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बोले कि वो थोड़े रूड हैं, तो वो रूडनेस भी चाहिए होती है, उनकी बात जायज थी, आई एग्री विद हर। वो जब बताने लगे कि थोड़ा वो वैसे है, उनमें वो उसकी कमी है, इसमें इसकी कमी है, तो मैं उन्हें यही बोला, मैंने कहा वो एक अलग व्यक्ति है, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मेरी कुंडली में ग्रह अलग बैठे हैं, उनके में अलग बैठे हैं, अब मैं कैसे उन जैसा बन सकता हूँ और वो मेरे जैसे बन सकते हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे, मैं अपने हिसाब से। तो ग्रहों में लाइमलाइट के लिए तो ऐसे देखना है, वैसे ओवरऑल चार्ट की रीडिंग करने में बड़ा मजा आता है, जब आप करेंगे आप भी जानेंगे कि यार ये मत देखिएगा कि पैसे से हम किसी को भाग्यवान नहीं मानेंगे, ये समझ के चलिए।
मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपका रजनी। आपने मुझे ये बोला कि अगर मंगल सूर्य से अस्त हो रहा है तो क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मंगल अगर नेगेटिविटी कहीं क्रिएट कर रहा था जैसे मांगलिक दोष में करता है तो वो भी कम हो जाने चाहिए। अगर मैं क्लासिकल बुक को कोट करूं तो क्लासिकल बुक इस बारे में क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपकी कुंडली में 8वें का स्वामी या 12वें का स्वामी या छठे का स्वामी अगर अस्त हो जाते हैं और अफ्लिक्ट हो जाते हैं तो वो आपके लिए बेटर है, वो उसको राजयोग कहते हैं। यानी उन्होंने इस बात को माना है कि अगर ग्रह नेगेटिव है तो उसका अस्त होना आपको फायदा देगा। ठीक है, तो आई एग्री, अगर मंगल अस्त हो रहा है तो मांगलिक दोष में कमी होनी चाहिए। अब यहाँ दूसरा सवाल एक और इम्पॉर्टेंट आता है, मंगल दोष कब लगता है? जब मंगल किसी पर्टिकुलर हाउस में हो तो। अब आपने मंगल के दोष को खत्म करने के लिए वहां सूर्य बिठा लिया। तो ऐसे अभी वो एक मूवी है, कभी मौका मिले ना, अमोल पालेकर की नरम गरम, बहुत पुरानी है, शायद कभी देखने का मौका मिले, बड़ी अच्छी मूवी है। उसमें क्या होता है कि वो अपनी एक फ्रेंड को और एक अंकल को एक गेस्ट हाउस में रखता है। तो पहले मैनेजर उस लड़की पे नजर रखता है, कहता है मेरी शादी करा दो। उसको हटाने के लिए वो शत्रुघ्न सिन्हा को लाता है, फिर उसको हटाने के लिए उत्पल दत्त को लाता है। तो ये कहता है कि वो केचुए को मारने के लिए मैंने सांप को बुलाया और अब सांप मुझे मार रहा है। तो वही केस यहाँ हो जाएगा कि मंगल तो मांगलिक दोष की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करा था, लेकिन मंगल दोष कम करने के लिए सूर्य वहां बिठा लिया। वो मंगल को तो अस्त कर देगा लेकिन उस घर को भी नुकसान पहुंचाएगा जहां वो बैठा है ना। तो उस घर में जहां पे बैठकर वो मांगलिक दोष बना रहा था मंगल, अब केवल मंगल थोड़ा ना रहा वहां पे, तो सूर्य भी आके बैठ गया, तो डबल मैलेफिक हो गए वहां पे, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ, अगर ऐसा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण के तरीके समझाता हूं कि मंगल 7वें घर में बैठा था और मांगलिक दोष क्रिएट कर रहा था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और सूर्य कुंडली में 6ठे घर में बैठा है लेकिन मंगल को अस्त कर रहा है। ऐसा हो सकता है, 6ठे घर में ही बैठकर 7वें घर तक उसका प्रभाव जा रहा है और वो मंगल को अस्त कर रहा है। उस केस में ये पॉजिटिव है कि मांगलिक दोष कट जाएगा, लेकिन साथ बैठ के नहीं काटेगा वो, क्योंकि साथ बैठ के तो वो उस घर को और खराब करने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है रजनी जी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस घर में है या कहीं और है। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट, कुंडली में बुरा करने वाला प्लैनेट अगर अस्त हो जाएगा तो मुझे फायदा देगा, नुकसान नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। इसके अलावा ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। शुक्र और आपके वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें। अन्यथा हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।